हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघाना द्वारा लिखी गई बुक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंडेटरी है इस बुक को कवर करना। इसीलिए मैं दीपक यादव आपके लिए इस बुक की पूरी सीरीज़ लेकर आया हूँ और आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस पूरी सीरीज़ का। चैप्टर नंबर 24 हम स्टार्ट करेंगे आज। इंडियन कल्चर जो हमारे अब्रॉड है, यानी कि विदेश में हमारा कैसे पहुंचा इंडियन कल्चर, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस बुक को दी एंड करेंगे। और अगर अपेंडिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, जो हमारे बाद में अपेंडिक्सेस हैं, तो अगर अपेंडिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं कोर्स। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर 4 एपिक बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे आपको यूपीएससी 2020, 21 एंड 22 की। ठीक है, तो आप अगर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी तो आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन बैचेस के। और ये बैचेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिशन यूपीएससी सीएससी 2021, यानी कि ये बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है। ठीक है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीडिशन है, जो कि प्योर इंग्लिश हमारा बैच कोर्स रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डेली करंट अफेयर शो चलता है यहाँ पे अमन शर्मा सर के साथ अनअकैडमी प्लस पर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को। उसके बाद आप यहाँ पर इस्तेमाल करना कोड स्टडी आईएएस कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24 मंथ्स का या फिर 12 मंथ्स का, यानी कि 2 साल का लें या फिर 1 साल का, ये आपके ऊपर है। बट अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हो, और कोड क्या है, स्टडी आईएएस, अगर आप स्टडी आईएएस कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो गाइज एक्स्ट्रा जो ऑफ चाहिए होता है वो हर किसी को चाहिए होता है, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो अपना अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, एजुकेटर्स टू फॉलो, प्राइस, यहाँ पे अगर कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको क्वेरीज होती हैं, देन यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर आपको दे दिया गया है, आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नाउ अभी हम देखें जो क्वेश्चंस हैं कोई भी रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, नंबर आपको दे दिया गया है और इस कोड का इस्तेमाल करना है स्टडी आईएएस कोड। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड स्टडी आईएएस इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आप देखोगे अनअकैडमी पर अभी T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि शाम 7:30 बजे से चलती हैं। तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने अभी लेक्चर के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 24। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स जंप ऑन टू इट। तो आज हम इस पूरी बुक की लास्ट लेक्चर की बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 24 की। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको अपेंडिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। चैप्टर नंबर 23 में हमने जो हमारा चैप्टर है कॉइन्स इन एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करी थी, मैं एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पंचमार्क कॉइन्स को कवर किया था, इंडो ग्रीक कॉइन्स पढ़ा था, कॉइन्स बाई सतवाहनास, उसके बाद कॉइन्स जो वेस्टर्न सत्रप्स के हैं, उसके बाद कॉइन्स इशूड इन दी गुप्ता एज, वर्धानास के कॉइन्स यहाँ पे जो चालुक्यन रूलर्स आए फिर उनके कॉइन्स, उसके बाद राजपूत डायनेस्टी के कौन से कॉइन्स यूज़ करते थे, पांड्यन, चोला डायनेस्टी, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे टर्किश, मुगल कॉइनेज, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। मुगल कॉइनेज पे हमने एंड कर दिया था। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 24, दैट इज इंडियन कल्चर अब्रॉड, कि जो इंडियन कल्चर है हमारा वो बाहर कैसे गया, विदेशों में कैसे गया। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, और गया तो क्या क्या चीज़ें हमारी गई, कौन कौन सी कल्चर हैं जो कि विदेशों में गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट, और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन एज यूजुअल, जैसे कि हम सभी चैप्टर्स के देखते हैं। इंडिया जो है कभी भी यहाँ पर किसी कंट्री में नहीं गया पिछले 10 साल में, ओके, अपनी पूरी हिस्ट्री में। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत जो है छोटे छोटे स्मॉल कल्चर्स हैं, फॉर्म दे वर कन्फॉर्म टू स्मॉल रीजन्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल कल्चर्स से हम लोग हैं फिर भी वो पहुँच गए विदेशों में। वो कैसे पहुँचे अभी हम बात करेंगे आगे। इंडियन कल्चर जो है उसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कल्चर कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हु टुक इंडियन कल्चर अब्रॉड, लेके कौन गया बाहर। ठीक है, अब्रॉड में लेके कौन गया कल्चर। अगर हम देखें एज पर अवेलेबल सोर्सेज, जो हमारे पास सोर्सेज अभी मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने कवर किया था, ठीक है, देखा जाता है कि वहीं से जो हमारा कल्चर है वो विदेश में, यानी कि बाहर आउटसाइड द इंडिया जाने लगा था। जो रोमास थे, आप देखोगे वंडरर्स, ये गए टर्की। ठीक है, टर्की गए, वहाँ पर आप देखोगे
जो कि फिर उसके बाद यहाँ पे अदर फार फंग प्लेसेस गए, टर्की के बाद ईरान, इराक गए, उसके बाद ये लोग यूरोप भी गए, ठीक है। और यहाँ पे कौन क्या क्या कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड कल्चर यहाँ पे ये लोग कहलाए गए। उसके बाद ट्रेड एक्टिविटीज़ देखोगे, अब ये मतलब कि अब ये मतलब है कि अगर ये गए बाहर तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना तो कुछ तो लेके गए होंगे यहाँ से, यानी कि कुछ ना तो कुछ तो सीख के गए होंगे यहाँ पे जब रह रहे हैं, तो कल्चर तो कुछ ना कुछ लेकर वहाँ पे गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्टार्ट हुई थी वियतनाम में, ठीक है। वियतनाम से स्टार्ट हुई थी इंडिया की, इटली, वियतनाम और चाइना से यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई। फिर यहाँ पे इन द परस्यूट ऑफ सेम काफ़ी सारे जो माइग्रेटेड थे इस यहाँ पर जो है कंट्रीज़ में गए, ठीक है, कंट्रीज़ वगैरह में जाने लगे। अशोका का यहाँ पर अब नाम आया है। अशोक ने क्या करा है, इन्होंने एफर्ट दिखाया, अपने सन को भेजा, अपनी डॉटर को भेजा श्रीलंका, ताकि जो ये लोग हैं बुद्धिज्म को स्प्रेड आउट कर सकें श्रीलंका में, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात करें, जो इंडियन ट्रेडर से ये ट्रैवल करने लगे दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, गोल्ड को ढूंढने के लिए, सोना जो होता है उसकी सर्च में ये लोग बाकी कंट्रीज़ में रोम करने लगे। उसके बाद आ गया हमारा कलिंगा डायनेस्टी। कलिंगा डायनेस्टी ने एस्टेब्लिश करा ट्रेड रिलेशंस किसके साथ, श्रीलंका के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे काफ़ी सारे विजिट हुए वेरियस ट्रैवलर्स के इंडिया में, अदर मॉन्क्स भी आए, मिशनरीज आए अब्रॉड, ऑल्सो लेट टू क्रॉस कल्चर एक्सचेंज अक्रॉस द ज्योग्राफिकल टेरिटरीज। जब आएंगे ऑब्वियस सी बात है, कोई आएगा या फिर कोई इधर से जाएगा तो कल्चर में कुछ ना तो कुछ एक्सचेंजमेंट होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अभी हम बात करें प्रोमिनेंट एंशिएंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसके पोर्ट्स जो हमारे पुराने टाइम के जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हैं। जो सबसे पहले आप देखोगे जो नेवल ट्रेड है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा देखा गया है ड्यूरिंग द एंशिएंट और मिडीवल टाइम्स, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रोल प्ले करता था, जो कि इंडियन कल्चर ने बाहर जो गया है, इंडियन कल्चर बाहर गया है वो हमारा नेवल ट्रेड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गया है। जो शिप वगैरह के थ्रू यहाँ पर ट्रेड होता है वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है कल्चर बाहर गया है। अभी जो डिटेल अकाउंट देखें पोर्ट्स की एंशिएंट इंडिया में, तो ये देखा जाता है फ्रॉम द बुक ऑफ पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी और जोग्राफिया। यहाँ पर इसी बुक से यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। ड्यूरिंग द मौर्यन रूल अगर देखें, जो नवाध्यक्ष हैं दैट इज़ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ शिपिंग होते हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं शिपिंग के, नवाध्यक्ष कहते हैं उन्हें, तो यूज टू लुक आफ्टर द शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मॉडर्न रूल के टाइम की बात है। अब जो कॉइन्स थे लास्ट सतवाहना किंग, जो कि लास्ट सतवाहना किंग थे के टाइम पे जो कॉइन्स चल रहा था, जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, यजना श्री सतकर्णी कंटेंट द फिगर ऑफ शिप्स, यहाँ पे शिप्स वगैरह की फिगर थी उनके कॉइन्स के ऊपर, प्रोबेबली इंडिकेट करती थी नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द डायनेस्टी, यानी कि उस डायनेस्टी के टाइम का वो ये इंडिकेट करती थी। जो कॉइन्स पे शिप वगैरह छपे हुए होते थे ना, वो क्या बताती थी कि उस टाइम में जो नेवल स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो नेवल आप देखोगे शिप्स वगैरह के जो थ्रू ट्रेड होता था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अदर कंट्रीज़ के, मतलब हमारी जो रिलेशंस में थे, बाकी जो इन दोनों के बीच में ट्रेड होता था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेट अस नो, अगर हम बात करें, लुक एट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। कुछ प्रोमिनेंट पोर्ट्स हैं एंशिएंट इंडिया के, तो उसके बारे में बात करें तो मैं अभी आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर पोर्ट देखें हम लोग, एक हो गया हमारा लोथल हो गया पोर्ट, कौन से गुजरात में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा बारगाजा, ये प्रेजेंट है भरूच, ये भी गुजरात में प्रेजेंट है। मुजरेस हो गया मालाबार कोस्ट में प्रेजेंट है केरला में। कोरकई हो गया तमिलनाडु में प्रेजेंट है। तो ये सारे पोर्ट्स हो गए हमारे। नाउ अभी हम बात करें नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग आगे, मैथमेटिक्स की बात करें, जो कि इंडिया से बाहर कैसे गया है। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडियन ने डेवलप करा है, इंडियन स्कॉलर्स ने डेवलप करा है। अब हम बात करें मैथमेटिशियंस इंडिया टू अब्रॉड। सबसे पहले इंडिया ने इन्वेंट किया है नंबर सिस्टम, ओके। जीरो जो है सबको पता होगा इन्वेंट करा गया है आर्यभट्ट के द्वारा। उसके बाद जो वैल्यू देखोगे पाई की, ये पहली बार कैलकुलेट करी गई थी बौधियान के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया था पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट भी, जो कंसेप्ट है एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा जो है इंडिया ने सबसे पहले यहाँ पर लेकर आया और इंडिया से ही ये सब चीज़ें बाहर गई, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंडियंस जो है एज अर्ली 500 BC की पहले की बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने कौन सा सिस्टम लेकर आया, डिफरेंट सिंबल्स का सिस्टम लेकर आया, हर नंबर फ्रॉम 1 to 9। जो नोटेशन सिस्टम था ये भी अडॉप्ट करा गया अरब्स के द्वारा। जो अरब्स थे उन्होंने नोटेशन सिस्टम अडॉप्ट करा और इसका नाम दिया न्यूमेरल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे जो ये सारी चीज़ें थी सब की सब यहाँ से हिंदुस्तान से जा रही थी, हिंदुस्तान से ही चीज़ें यहाँ पर आगे फैल रही थी। उसके बाद अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, ये सबसे पहली बार डिस्क्राइब करा गया था वैदिक स्कॉलर के द्वारा, ठीक है। वैदिक स्कॉलर पिंगल के द्वारा डिस्क्राइब करा गया था इनकी बुक चंद्रशास्त्र में, ठीक है, जो कि एक अर्लीस्ट नोन संस्कृत ट्रीटीज थे ऑन प्रोसोडी, ठीक है। प्रोसोडी यानी छंद शास्त्र, जो छोटे मोटे शास्त्र होता है उनमें इन्होंने इस सारी चीज़ों को पता करा, ठीक है। स्टडी ऑफ पोएटिक मीटर्स ऑफ वर्स, ऐसे भी कह सकते हो। ये 3rd और 2nd सेंचुरी BC की बात है। नाउ
फिबोनाची की बात करें, फिबोनाची नंबर्स जो होते हैं और उनकी जो सीक्वेंस होते हैं पहली बार अपीयर करे गए इंडियन मैथमेटिक्स में, किस नाम से? मैत्रमेरु के नाम से, जो कि मेंशन करा गया पिंगल के द्वारा इन कनेक्शन विद संस्कृत ट्रेडिशन, यानी संस्कृत ट्रेडिशन के कनेक्शन में इन्होंने ये सारी चीज़ों को डेवलप करा। फिर उसके बाद ये जो है हमारा बाहर गया इटालियन साइड वगैरह यहाँ पर, फिर उसके बाद ये हमारा जो कल्चर है वो बाहर पहुँच गया। नाउ अभी हम बात करें इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब्रॉड। यहाँ पे जो इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी वो बाहर कैसे गई? सबसे पहले बात करें, इंडिया जो है एक्टिवली कंट्रीब्यूट था, ये काफ़ी ज़्यादा काम करता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। मॉडर्न लेबोरेटरीज यहाँ पे सेटअप करी गई थी, काफ़ी सारी थ्योरीज थी, टेक्निक्स थी जो कि डिस्कवर करी गई थी एंशिएंट इंडियंस के द्वारा, ठीक है। उन्होंने क्रिएट करा, स्ट्रेंथ करा फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है अच्छी तरीके से मजबूत करते हुए अपने इंडियंस। उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट जो थे यहाँ पर, भास्कराचार्य 5th सेंचुरी की बात हो रही है, इन्होंने कंट्रीब्यूट करा पूरे वर्ल्ड में राइटली कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, यानी कि इन्होंने ही बताया कि जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है सन के अराउंड घूमने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? 356.258756484 डेज यहाँ पर कैलकुलेट करके ये सारी चीज़ें बताएं, और ये पूरे वर्ल्ड को उसके बाद ही पता चला जब इन्होंने बताया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, भास्कराचार्य का। उसके बाद कनद की बात करें, कनद ने डिवाइस करा यहाँ पर, बताया एटॉमिक थ्योरी को, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले ही, जॉन डेल्टन से काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया। जॉन डेल्टन ने बाद में बताया, ठीक है। जॉन डेल्टन, ठीक है, उनके पैदा होने से पहले यहाँ पर क्या हो गया था, कनड ने जो एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो जिंक है, जिंक ओर में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिंक ओर में से जिंक को अलग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इंडियंस ने जो फार्मूला देखा, ये इंडियंस जानते थे, 4000 साल पहले की बात है, बिफोर द ब्रिटिश इन्वेंशन। जब ब्रिटिश इन्वेंट हुआ उससे पहले ही यहाँ पर, ब्रिटिश ने इन्वेंशन के पहले से यहाँ पर इंडिया ये काम करने लगा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट सीमलेसली सेलेस्टियल ग्लोब, जो ग्लोब है हमारा, ठीक है, ग्लोब होता है आपको पता होगा, गोल, ठीक है। ग्लोब यहाँ पे सबसे पहले बनाया गया था कश्मीर में, अली कश्मीरी इब्न लुकमान के द्वारा बनाया गया था। एम्परर अकबर, यहाँ पे जब अकबर का शासन चल रहा था तो उसी टाइम पे यहाँ पर इसको बनाया गया था। आप देख सकते हो कितने होशियार है इंडियंस, यहाँ ये कि सारी चीज़ें पहले से इन लोगों ने एक सब कर लिया, और ये सब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं अभी जहाँ पर अभी पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ें फैली हैं वो इंडिया की देन है, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट इंडियंस ने डेवलप करा, वुड स्टील को यहाँ पे डेवलप करा गया, जो कि यूज़ करा जाता था टू मेक फेमस डेमेस्कस स्वॉर्ड्स को बनाया जाता, तलवार को बनाया जाता था। वो इतनी ज़्यादा, इतनी शानदार और इतनी धार वाली तलवार हुआ करती थी, ठीक है, कि यहाँ पर क्लीव यानी चीर देना, किसे चीर देती थी? फ्री फॉलिंग सिल्क, यानी कि अगर सिल्क का जो कपड़ा होता है कितना मुलायम कपड़ा होता है आपको पता होगा, अगर उसे आप ऊपर से छोड़ोगे वो गिरेगा नीचे, अगर तलवार चला दोगे यहाँ पर तो वो कपड़ा भी कट जाएगा, इतनी ज़्यादा धारदारी तलवार थी वो। साथ ही साथ ब्लॉक ऑफ वुड्स को भी यहाँ पर उसी तेजी से, उसी स्पीड से जो है वो काट देती थी। अभी हम बात करें एंशिएंट इंडियंस की, मतलब आप समझ सकते हो वुड स्टील का भी यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो गया इंडिया में। अब एंशिएंट इंडियंस ने यहाँ पे वर्ल्ड को दिया एक आइडिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजरिंग यूनिट्स ऑफ टाइम। जो यूनिट्स ऑफ टाइम होता है उसको किस तरीके से मेजर करा जाता है वो भी इंडिया ने ही पूरे जो है वर्ल्ड को दिया। उसके बाद देखोगे जो स्मॉलेस्ट है वहाँ पे 34,000 है ऑफ अ सेकेंड कृति जिसे कहते हैं, और लार्जेस्ट है 4.32 बिलियन, यानी ये महायुग जिसे कहते हैं। उसके बाद इंडियंस ने यहाँ पे सबसे पहले वर फर्स्ट टू यूज़ एंड इन्वेंट बटन्स जो होते हैं उसको सबसे पहले यहाँ पे इन्वेंट करा इंडियंस ने। ऑर्नामेंट जो होते हैं, बटन्स जो आप देख सकते हो, छोटे छोटे जो बीट्स वगैरह होते हैं, पल्स वगैरह होते हैं, मोती टाइप वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। 2000 BCE का टाइम था, तो ये यहाँ पर देखोगे कुछ बटन्स वगैरह भी इंडियन वालों ने ही इन्वेंट करे, और कुछ बटन्स थे जो कि कार्व करे गए थे ज्योमेट्रिक शेप्स में, और उसमें होल्स हुआ करते थे बीच में। उसके बाद देखें जो फर्स्ट आयरन केज रॉकेट है, यानी कि रॉकेट भी सबसे पहले किसने डेवलप करा? इंडिया ने डेवलप करा 1780 में, टीपू सुल्तान के द्वारा यहाँ पे डेवलप करा गया। अब उसके बाद देखोगे शैम्पू भी इंडिया के द्वारा ओरिजिनेट करा गया। जो वर्ड शैम्पू है ये कहाँ से आया? हिंदी वर्ड चंपो, और उसके डेट किया है 1762 में यहाँ पर इसको लाया गया। सुश्रुता यहाँ पे जिसने हम कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, ये 2600 साल पहले ये और इनकी जो हेल्थ साइंटिस्ट है ऑफ इस टाइम कंडक्टेड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, यहाँ पे जो है इन्होंने कंडक्ट करी, जो काफ़ी डिफिकल्ट सर्जरीज होती हैं वो उन्होंने उसी टाइम पर जो है कंडक्ट कर दी थी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफिकल्ट जो सर्जरीज हुआ करती थी जो वो पहले के टाइम से डेवलप हो गई। जो फर्स्ट मेंशन ऑफ लेप्रोजी क्या होता है? जो रोग होते हैं, कुष्ठ रोग होते हैं, ये डिस्क्राइब करे गए थे इंडियन मेडिकल ट्रीटीज़ में। सुश्रुता संहिता जो बुक है हमारी उसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मेंशन थी। अब कैटरेक्ट सर्जरी जो आंखों में यहाँ पर परेशानी हो जाती है, मोतियाबिंद की परेशानी होती है, वो भी यहाँ पर देखी गई और इसको भी यहाँ पर उसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। साथ ही साथ आयुर्वेदा जो है एक अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है जिसे हम लोग
यहाँ पर जो ह्यूमन्स है वो जानते हैं। आयुर्वेदा सबसे पहले यहाँ पे आया था इंडिया में। उसके बाद जो कंसेप्ट आयुर्वेदा का ये प्रिवलेंट था, प्री वैदिक पीरियड में ही यहाँ पर ये आ गया था, यानी कि 500 बीसी के टाइम की बात हो रही है। अब जो फादर ऑफ मेडिसिन हैं, जो हमारे चरक हैं, फादर ऑफ मेडिसिन इन्हें कहा जाता है, जो आयुर्वेदा के फादर हैं वो हमारे चरक हैं। तो ये 2500 साल पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पर ये सारी सिस्टम को ले आए थे। अब सिद्ध सिस्टम की बात हो रही है, वॉज नॉन टू वर्ल्ड बाय इंडियंस, यानी कि सिद्ध सिस्टम दुनिया जानती थी लेकिन वो इंडियंस के द्वारा ही जानती थी। ये बेसिकली है क्या, एक रीजन ऑफ वेरिएंट आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेदा का सिस्टम है जिसमें शुद्ध में होता क्या है, सिद्ध मेडिसिन सिस्टम, यूज ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स इज प्रीडोमिनेंट, यहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता था। नाउ अब बात करें जो करेला है, बिटर मेलन जिसे कहते हैं, ये हमारे ह्यूमन के पेनक्रियाज की तरह दिखता था, ठीक है, लगता है ह्यूमन के पेनक्रियाज की तरह। अब जल्दी से आपसे एक क्वेश्चन है, पेनक्रियाज कैसा होता है, यहाँ पे आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब ह्यूमन के पेनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड है होता है बॉडी में, आप सब लोग मुझे बताओगे। ह्यूमन के पेनक्रियाज की तरह जो करेला है वो दिखता था। ये सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, और साथ ही साथ यहाँ पे बताया जो डायबिटीज़ मेलिटस है उसको यहाँ पर उसकी रेमेडी की तौर पे यहाँ पे हमारा करेला काम कर सकता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकता है। फिर उसके बाद अखरोट की बात हो रही है। अखरोट जो यहाँ पर कर्नल, यानी अखरोट का जो अंदर का बीज होता है, बीज कह रहा हूँ सॉरी, अखरोट का जो अंदर का खाने के लिए जो होता है, ठीक है, ऊपर का शेल हटा दोगे, उसका छिक्का हटा दोगे तो अखरोट का जो कर्नल कहता हूँ उसे, कर्नल। और अखरोट क्या दिखता है, ह्यूमन के दिमाग की तरह दिखता है, ठीक है, ब्रेन की तरह दिखता है, लेकिन इंडियन हर्बलिस्ट ने कहा है वो ब्रेन टॉनिक भी है। ये सबसे पहले इंडिया के द्वारा ही कहा गया। नाउ अभी हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन रिलीजन अब्रॉड, यहाँ पे इंडियन का जो रिलीजन है वो कैसे बाहर गया। अभी हम बात करें कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडियन एंड अदर कल्चर, यानी इंडिया में और बाकी अदर कल्चर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट था। अभी आप देखोगे, पहले हम देखें हिंदुइज्म कैसे गया, सबकी बात करेंगे, पहले हिंदुइज्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बुद्धिज़्म की बात करेंगे, फिर जैनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें हिंदुइज्म। जो थाईलैंड में ब्राह्मणिकल इमेज यानी ब्रह्मा की इमेज काफ़ी सारी हैं, हिंदू टेम्पल्स जो है ये कंस्ट्रक्ट करे गए 3rd और 4th सेंचुरी में, ठीक है, थाईलैंड की बात हो रही है। वियतनाम में क्या हुआ, जो चम पीपल हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स बनाए, ठीक है। जो चम पीपल होते हैं ये किसकी पूजा करते हैं, शिव जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की, पार्वती जी की, लोकेश्वरा की, यहाँ पर इन सब भगवान की पूजा करते हैं जो चम पीपल होते हैं, ठीक है। ये वियतनाम में है, तो वियतनाम में भी हमारा जो कल्चर है वो पहुंच गया, हिंदुइज्म है वो पहुंच गया। कंबोडिया में जो फेमस किंगडम्स हैं, चंपा, ठीक है, किंगडम है, अनम जिसे हम कहते हैं, कमुजा, कंबोडिया, ये रूल करा जाता था हिंदू किंग्स के द्वारा। तो अभी आप यहाँ पर और क्या चीज़ देखोगे, मलेशिया में एविडेंस बताया जाता है शैविज्म का। अब शैविज्म के बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो शैविज्म के बारे में आज मुझे बताओगे आप लोग शैविज्म क्या होता है। तो शैविज्म देखा गया था केदा में और इन द प्रोविंस ऑफ वेलेस्ली, यानी कि मलेशिया में यहाँ पर देखा गया शैविज्म को। तो आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, हिंदुइज्म जो है वो बाहर पहुँचा हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। अब यहाँ पे जो हेड ऑफ ए नंदी यहाँ पर जो हमारे उनका हेड यहाँ पर जो नंदी का यहाँ पे आप देखोगे हेड, सो सर है वो ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ, वो भी वहाँ पर मिला है। दुर्गा जी की इमेज भी मिली है, गणेश जी की इमेज मिली है, शिवलिंग भी यहाँ पर हम लोगों को देखा गया है मलेशिया में। उसके बाद हिंदुइज्म जो है वहाँ पर आप देखोगे हैज़ ओवर 1.15 बिलियन एडहेरेंट्स वर्ल्ड वाइड, 15 to 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आप कह सकते हो, विद द मेजोरिटी लिविंग इन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल में काफ़ी सारे हिंदूज रहते हैं। अब बात करते हैं आगे, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा हिंदुइज्म जो है वो पहुंचा और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर बाहर पहुंची हुई हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड बात करें, बुद्धिज्म अब्रॉड, यहाँ पर बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अब्रॉड में पाई गई हैं। जो हेड है विक्रमशील यूनिवर्सिटी के, वो कौन है, आचार्य अतिशा। यहाँ पर इन्हें कहा जाता था दीपांकर श्रीजना। ये यहाँ पर तिब्बत गए 11वीं सेंचुरी में और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फाउंडेशन यानी कि नींव रख दी बुद्धिज्म की तिब्बत में, ठीक है। सबसे पहले इनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट करा गया। नाउ किंग अशोक जो है इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए ताकि जो प्रोपोगेट कर सके बुद्धिज्म को आउटसाइड इन इंडिया। अब उसके बाद इन्होंने अपने सन महेंद्र साथ ही साथ डॉटर संघमित्रा इन्हें श्रीलंका भेजा, जैसा हमने अभी कवर किया था इसके बारे में, ताकि जो बुद्धा के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में चीज़ें फैला सकें वो लोग। उसके बाद आते हैं हमारे थोनमी संबोता, ये तिब्बतन मिनिस्टर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्टूडेंट थे नालंदा थोनमी संबोता के। उसके बाद यहाँ पे स्टडी इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। जब ये वापस गए तो इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में चीज़ें फैलाई, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारा बुद्धिज्म बाहर पाया गया, ठीक है, बुद्धिज्म बाहर पहुँच गया। काफ़ी सारे चाइनीज़ और इंडियन स्कॉलर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर गए, ट्रैवल करा थ्रू एंशिएंट सिल्क रूट्स टू प्रोपोगेट द फिलॉसफी और बुद्धिज्म, ठीक है। फिर से बुद्धिज्म को फैलाने की बात करी। उसके बाद बुद्धिज्म जो है कोरिया कैसे पहुंचा, कोरिया पहुंचा चाइना की हेल्प से। जो सुंडो थे, सुंडो पहला पर्सन था, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जो कि एंटर करे कोरिया में, ठीक है।
फिर उसके बाद आप देखोगे कोरिया में भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज्म जो है वो फेमस है। जापान में तो आप जानते ही हो लॉट्स ऑफ बुद्धिस्ट हैं वहाँ पर। बुद्धिज्म जो है यहाँ पर जापान में भी एक स्टेटस दिया गया, स्टेट रिलीजन दिया गया। थाउजेंड ऑफ जापानीज जो थे वो यहाँ पर मॉन्क्स बने, बुद्धिज्म यहाँ पर बुद्धिज्म को अपनाया उन्होंने। म्यांमार और पैगान की बात करें, ये ग्रेट सेंटर थे बुद्धिस्ट कल्चर के, 11th और 13th सेंचुरी की बात हो रही है। उसके बाद जो बुद्धिज्म है यहाँ पे सेंट आउट मिशनरीज फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो उन्होंने मिशनरीज थे वो इंडिया से बाहर भेजे, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया थेरावाड़ा बुद्धिज्म को साउथ ईस्ट एशिया में। साथ ही साथ महायान बुद्धिज्म ने ईस्ट एशिया में, यानी कि आप देखोगे जो बुद्धिज्म हमारे दो टाइप्स के बुद्धिज्म होते हैं, थेरावाड़ा बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। तो थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म था वो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में फैला, और महायान बुद्धिज्म था वो हमारा ईस्ट एशिया में जो है वो बहुत तेजी से फैला। उसके बाद वज्रायन बुद्धिज्म भी है जो सेंट्रल एशिया में काफ़ी तेजी से स्प्रेड आउट हुआ। नाउ जैनिज्म अब्रॉड की बात करें, अब जैनिज्म कैसे हम लोगों का बाहर पहुंचा, और आप देख सकते हो जो जैन रिलीजन है ये ओरिजिनेट हुआ मोर देन 2500 साल पहले की बात हो रही है। जो रिकॉर्ड्स है स्ट्रैबो का, जो ग्रीक जोग्राफर हैं, इन्होंने डिस्क्राइब कर प्रेवलेंस ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई जैनिज्म की इंडिया में। उसके बाद जो जैन कम्युनिटी है ये पार्टिसिपेट करती थी एक्सटेंसिव डायस्पोरा में, डायस्पोरा यानी प्रवासी यहाँ पर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करती थी। काफ़ी सारे टेंस ऑफ थाउजेंड जो है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते थे रिलेटेड टू जैनिज्म। ठीक है, जो जैनिज्म रिलीजन के लोग थे वो काफ़ी सारी जगह पर रहते थे वर्ल्ड में। उसके बाद आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट, अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कुछ जैन्स थे ये सेटल हुए ग्रेट ब्रिटेन में विद अ ग्रेट इन्फ्लक्स फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, इन्फ्लक्स क्या होता है, अंतर्वाह जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रिटेन में जो है सेटल डाउन हुए कुछ जैनिज्म थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद आप देखोगे कोबे जापान जो है, जापान में भी जेन्स ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करा रिलेटेड टू डायमंड ट्रेड, डायमंड ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करा। जेन्स ने बिगिन करा माइग्रेट टू नॉर्थ अफ्रीका, अब जो जेन्स थे वो लोग नॉर्थ अफ्रीका की साइड जाने लगे। ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्थ अफ्रीका में भी जाकर काफ़ी ज़्यादा जेन्स जो है वो सेटल डाउन हुए। नाउ अब हम बात करें इंडियन लैंग्वेजेस की, रिलीजन की भी बात कर ली। अब जो लैंग्वेजेस हैं वो विदेशों में कैसे पहुंची, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज पहुंची। इंडिया की बात करें तो 780 लैंग्वेजेस हैं, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है पपुआ न्यू गिनिया के बाद। ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया में कितनी है, 839 जो है लैंग्वेजेस हैं। नाउ संस्कृत जो है सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ इंडिया में, और मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस भी कही जाती है, क्योंकि संस्कृत सबसे ज़्यादा मेंशन हुई भी है हमारे हिस्ट्री में। थाउजेंड ऑफ संस्कृत बुक जो है वो ट्रांसलेट करी गई चाइनीज़ में। ठीक है, यानी कि फिर चाइनीज़ जो मतलब कि चाइना में पहुंच गई हमारी लैंग्वेज, समझ लो। और उसके बाद जो संस्कृत है ये एक्सेप्ट करी जाती है, एक सैक्रेड लैंग्वेज, यहाँ पे एक पवित्र लैंग्वेज कही जाती है, एक धार्मिक लैंग्वेज कही जाती है जापान में भी। अब बंगाली लैंग्वेज है, ये भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी बांग्लादेश की। तमिल लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी श्रीलंका और सिंगापुर की। म्यांमार है, म्यांमार ने डेवलप करा अपनी खुद की पाली लैंग्वेज और ट्रांसलेट करा बोथ बुद्धिस्ट और हिंदू स्क्रिप्चर्स को अपनी पाली लैंग्वेज में। आप देख सकते हो यानी कि इंडिया की जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अब्रॉड में फैलती हुई मिली। उसके बाद तिब्बत की बात करें, जो थोनमी संबोत हैं, इन्होंने यहाँ पर संस्कृत ग्रामर को लिखा। ठीक है, संस्कृत ग्रामर को लिखा जिसे ये कहा जाता है जो कि ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, पनिनी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे 9600 संस्कृत बुक्स जो हैं ये ट्रांसलेट करी गई हैं तिब्बतन में। ठीक है, अब श्रीलंका में बात करें, जो पाली है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लैंग्वेज बनी। थाईलैंड की बात करें, जो थाई किंगडम्स हैं इन लोगों को संस्कृत नेम्स दिए गए। ठीक है, जो थाई में जो किंगडम्स हैं, थाईलैंड में थाई किंगडम्स हैं, वहाँ पर कुछ सारे संस्कृत के नेम दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हो दवारवती, श्री विजय, सुखोदया, अयुत्या, यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम दिए गए, जिससे कि आप देख सकते हो यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा थाईलैंड में भी। कंबोडिया की बात करें, जो संस्कृत रिमेन्ड देयर लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टिल द 14th सेंचुरी, यहाँ पे कंबोडिया में भी संस्कृत का जो है लैंग्वेज का पार्टिसिपेशन था। उसके बाद मलेशिया की बात करें, जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी लैंग्वेज वहाँ पे देखी गई। उसके बाद बात करें इंडोनेशिया में, तो संस्कृत हिम्स वगैरह, संस्कृत भजन वगैरह यहाँ पर देखे गए इंडोनेशिया में। तो आप देख सकते हो संस्कृत लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था अपने पूरी प्रीवियस हिस्ट्री में। नाउ अब हम बात करते हैं इंडियन टेम्पल्स आर्किटेक्चर की। जो इंडिया के टेम्पल्स हैं वो कैसे हमारे बाहर पहुँचे और कैसे कैसे टेम्पल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें साइंस ऑफ आर्किटेक्चर और सिविल कंस्ट्रक्शन, इसे हम लोग वॉज नोन इन एंशिएंट इंडिया एज सतपताया शास्त्र। ठीक है, स्थापत्य शास्त्र कहा जाता था जो हमारा साइंस ऑफ आर्किटेक्चर और सिविल कंस्ट्रक्शन था एंशिएंट इंडिया के टाइम पर। जो इंडियन टेक्निक्स थे आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ये फैलती गई बोथ वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड दोनों साइड में फैली। अशोका के टाइम पे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिस्तान ये पार्ट्स थे मौर्यन एम्पायर के, तो बुद्धिस्ट स्तूपास वगैरह कंस्ट्रक्ट करे गए अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिस्तान में। आप देख सकते हो बुद्धिस्ट स्तूपास वगैरह बनाए गए। ठीक है, यानी कि जो फिर बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो स्तूपा थे वो वहाँ पे बाहर पहुँच गया। अब इंडिया के रिलेटेड यहाँ पे आप देखोगे ग्रीक और कुशाना स्टाइल्स यहाँ पे जो है क्या हुआ, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में फैला। अब गंधारा स्कूल के बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है।
प्रीवियस में, अगर आपने सारी लेक्चर्स देखे हैं तो। बिसाइड सेंट्रल एशिया के बाद अगर हम देखें जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है हमारा, उसने काफ़ी ज़्यादा रिसीव करा है इंडिया का आर्ट और आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है, उसने काफ़ी ज़्यादा रिसीव करा है। इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर को साउथ ईस्ट एशिया में लेके गए अलग अलग रूट से। कल्चरल कॉन्टैक्ट यहाँ पे हुआ यूरोप अंडर मैनुअल वन ऑफ पोर्चुगल के द्वारा, जो कि जिसमें रिजल्ट क्या रिजल्ट निकला, यानी कि जब इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों के जो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस है उनमें एक्सचेंजमेंट हुआ। इंडियन कल्चर जैसे जैसे स्प्रेड हुआ विदेश में, चाइना जो है बिगेन टू बिल्ड इंडियन स्टाइल, यानी कि चाइना जो है क्या हुआ, इंडियन स्टाइल में केव वगैरह जो गुफाएं वगैरह वो बनाने लगा। कुछ गुफाएं हैं जो कि इंडियन स्टाइल में बनी हुई हैं, जैसे कि दुन हुआंग, यंगकांग, लुंगमैन, ये सारी बहुत मोस्ट फेमस केव्स हैं जो इंडियन स्टाइल्स में बनी हुई है। इंडोनेशिया की बात करें, काफ़ी सारे इंडियन स्टाइल के टेम्पल वहाँ पर पाए जाते हैं। और बाली में बात करें जो कि सबसे खूबसूरत जगह है बाली, तो बाली के आइलैंड में, ठीक है, बाली आइलैंड जो इंडोनेशिया में, यहाँ पर क्या होता है काफ़ी सारे गणेश जी के जो है आइडल्स स्टैचूज वगैरह वहाँ पे देखे गए हैं। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में भी काफ़ी सारे नंबर ऑफ टेम्पल्स बिल्ड करे गए, नंबर ऑफ टेम्पल्स बनाए गए हैं। अभी हम इन AD 404 की बात करें, जो इंडिया मॉन्क है उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए। 2 टेम्पल्स बनाए हैं योंगयांग सिटी कोरिया में, यानी कोरिया में भी हमारा जो है टेम्पल्स का, यानी कि जो आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर वो पहुंचा बाहर। म्यांमार में किंग जो अनुरुद्ध थे, ये ग्रेट बिल्डर थे और जिन्होंने यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर वहाँ पे भी बनाए। कंबोडिया में काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल जो इंडियन स्टाइल में वो वहाँ पे डेवलप करे गए। उसके बाद मलेशिया की बात करें, यहाँ पर एक प्लेस जिसे हम लोग कहते हैं लिगोर, ठीक है, जहाँ पे 50 इंडियन टेम्पल्स देखे गए। मलेशिया में भी काफ़ी सारे टेम्पल्स देखे गए। बोधिसत्वा जैसे ह्यूज बुद्धा स्टैचूज कहते हैं, एट बमियान इन अफगानिस्तान में स्टैचू बना हुआ है। श्रीलंका में आप देखोगे, श्रीलंका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो यहाँ पर हमारा इंडियन कल्चर का आर्किटेक्चर ट्रेडिशन देखा गया है वो वहाँ पर हमारा श्रीलंका में देखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो आप देखोगे यूरोप क्रिश्चियन बेसिलिकस। अब आपको मैं बता दूं बेसिलिकस होता क्या है। बेसिलिकस हो गए हमारे विशाल जो सभा भवन होता है ना, उसे कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा सेम थे हमारे बुद्धिस्ट स्तूपास से, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमारा इन्फ्लुएंस जो है वहाँ बाहर तक पहुँचा। इंडिया का मोटिव देखें, ये ट्रेस करा गया गोथिक स्कल्पचर में भी, ठीक है। उसके बाद जो मोर प्रिवेडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में पहुंची गया, जैसे हमने अभी बात करी थी, जो डोम मॉस्क थे सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में, ये सब के सब हमारे इंडियन स्टाइल में ही बनाए जाते थे। जो फेमस सोफिया मॉस्क है अभी, जिसके ऊपर यहाँ पर अभी सिस्टम जा काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर में भी है, ये सोफिया, जिसे अभी यहाँ पे म्यूजियम था उसको क्या कर दिया गया है, अभी मॉस्क में टर्न कर दिया गया है। ये और पहले की बात हो रही है, जो सोफिया मॉस्क है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे वो भी जो है इंडिया के स्टाइल में, इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा बाहर पहुँच गया। नाउ अभी हम बात करें रोल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कॉलर्स की, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और उसके स्कॉलर्स जो यहाँ पे विद्वान थे उनका क्या रोल रहा। सबसे पहले बात करें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है कल्चरल इंटरेक्शन की। जो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वो थी तक्षशिला, यह एस्टेब्लिश करी गई 700 BC के टाइम पर। मोर देन 10,500 स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे स्टडी करते थे, 60 सब्जेक्ट्स थे। अब नालंदा यहाँ पे महावीर इन्होंने स्टैब्लिश करा 55th सेंचुरी AD में, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था इंडिया का इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ह्यूइंग संग थे जो यहाँ पे चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, ये नालंदा से पढ़कर गए, ठीक है, 2 साल। उसके बाद जो अदर स्कॉलर्स थे जैसे कि नालंदा महावीर से रिलेटेड, वो कौन थे, आर्यभट्ट, अतिशा, दिग्नांग, धर्मपाल और नागार्जुन, ये सब भी यहाँ पर महावीरा से रिलेटेड थे। विक्रमशील एक अनदर यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी जो कि सिचुएटेड थी बैंक ऑफ गंगेस। जो टीचर्स और स्कॉलर्स थे इस यूनिवर्सिटी के वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। अब यहाँ पे बात करोगे एक अनदर यूनिवर्सिटी, वो कौन सी थी, ओदांतापुरी, जो कि बिहार में है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप करी। उसके बाद जो नंबर ऑफ मॉन्क्स थे वो माइग्रेट हुए इस यूनिवर्सिटी में गए। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे 2 इंडियन टीचर्स यहाँ पे चाइना में गए, उन्हें इन्विटेशन दिया गया था चाइनीज़ एम्परर के द्वारा कि वहाँ पर आओ, और चीज़ों को वहाँ पे उनके बारे में चीज़ों को फैलाया गया। उसके बाद आप देखोगे आचार्य कर्मशिला यहाँ पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा गया, उन्हें तिब्बत बुलाया गया, ठीक है, तिब्बत बुलाया गया। तो तिब्बत में उन्होंने अपनी चीज़ें वहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो नॉलेज है उसको फैलाया। उसके बाद जो स्कॉलर बोधिधर्मा थे, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज थे फिलॉसफी ऑफ योगा में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थे। तो इन्होंने चाइना और जापान में काफ़ी ज़्यादा योगा के बारे में चीज़ें फैलाई। कोरिया में जो किंग्स और क्वींस, प्रिंसेस एंड मिनिस्टर्स, इवन वॉरियर्स, ये सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, योगा वगैरह स्टार्ट कर दिया था ताकि एक बहादुर बन सकें और साथ ही साथ निडर बन सकें। वो सब कहाँ से गया, इंडिया का इन्फ्लुएंस था वो सब।
इंडियन से जो साधु संत है ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल योगिक साइंस को लेकर गए अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, अलग अलग जगह पर लेकर गए। अगस्त्य की बात करें, एक सप्तऋषि हैं जो कि ट्रैवल करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा योगिक से रिलेटेड बातें बताई, योगा से रिलेटेड बात बताई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा क्या क्या चीज़ें, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का रोल था वो भी विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पहुंचा। अब बात करते हैं इंडियन स्पोर्ट्स और गेम्स की, यानी इंडियन के जो स्पोर्ट्स हैं और गेम्स है वो विदेश में कैसे पहुंचे। चेस हो गया, स्नेक हो गया और लैडर हो गया। चेस, स्नेक, लैडर, प्लेइंग कार्ड्स, पोलो, ये मार्शल आर्ट्स ऑफ जूडो, ये सारी चीज़ें, कराटे, ये सब हमारा इंडिया से बाहर गया। अब जो गेम ऑफ स्नेक और लैडर है, सांप सीढ़ी वाला गेम है, ये काफ़ी ज़्यादा ये क्रिएट करा गया था 13वीं सेंचुरी में सेंट ज्ञानदेव के द्वारा, और इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, मोक्षपथ भी कहा जाता है। इसका मतलब है क्या, वर्च्यूज़, आप देखोगे जो लैडर है उसे कहा गया है वर्च्यू, और स्नेक कहा गया है उसे वाइस। वर्च्यू यानी सद्गुण, वाइस यानी कि बुरी आदत, अवगुण। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, आप देखोगे सांप सीढ़ी में, तो यहाँ पे हमारी सीढ़ी बनी हुई होती हैं, ठीक है, आपको एक सेकंड में अभी सही से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारी सीढ़ियाँ वगैरह बनी होती हैं, सांप बना होता है। तो अभी आप यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि अभी देखो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ रिमेनिंग सेम, गॉड डीड्स टेक अस टू हेवन, यानी कि जब आप सीढ़ी चढ़ोगे, अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो आप हेवन को जाओगे, अगर बुरी रास्ते पे चल रहे हो तो सांप के थ्रू नीचे वापस आ जाओगे और रिबर्थ हो जाएगा, ठीक है। और जो इविल है, अगर बुरे काम करोगे तो उसके लिए, उसकी वजह से आपका दोबारा रिबर्थ होगा। चेस जो है, चेस बिलीव करा जाता है ये ओरिजिनेट हुआ ईस्टर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, जहाँ पर इसे कहा जाता है चतुरंगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मेंशन जो है महाभारत में भी इसके बारे में चीज़ें मेंशनड हैं। उसके बाद खो खो ओरिजिन हुआ महाराष्ट्र में एंशिएंट टाइम्स में, जब खो खो जो है प्ले करा जाता था रथ के ऊपर, चैरियट्स के ऊपर, इसकी वजह से हम लोग इसे रठेरा भी कहते थे। अभी यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ में खो खो प्ले करा जाता है। इंडिया ने इन्वेंट करा कार्ड गेम जिसे सूट्स कहा जाता है, यहाँ पर आप देखोगे क्रीडापत्रम, ठीक है, जिसका मतलब है पेंटेड राग्स फॉर प्लेइंग इज एन एंशिएंट सूट गेम, ठीक है। कार्ड गेम भी यहाँ पे इंडिया ने इन्वेंट करा। फिर उसके बाद ये सारे जो गेम्स हैं विदेश में चले गए और विदेश में इन सबका इन्फ्लुएंस देखा गया। तो गाइज हमने कवर कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 24, दैट इज इंडियन कल्चर अब्रॉड, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को भी कवर कर लिया। अब अच्छी तरीके से आप समझ कर इनके नोट्स बना सकते हैं। अब जो है हमारी बुक खत्म हो चुकी है पूरी की पूरी, हमने नितिन सिंघानिया ने बुक को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ बचती है हमारी अपेंडिक्स। अगर आपको अपेंडिक्स, जो हमारे अपेंडिक्स 1 है, दिल्ली के बारे में है, सिटी ऑफ 7 स्टेट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में है। उसके बाद आप अगर देखोगे और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखोगे भक्ति और सूफी मूवमेंट हो गया, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर चाहते हो वीडियोज़ अपलोड हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय।